हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं संदीप कुमार साइमलिन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ चैप्टर 4 क्लाइमेट पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कुछ चीजें डिस्कस की थी, मैं एक बार उनको रिवाइज करता हूं, फिर हम आगे आज अपना चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। हमने वेदर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उनके एलिमेंट्स, इनके एलिमेंट्स सेम ही थे, हमने वो डिस्कस किए जो एलिमेंट्स थे वो। देन उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि हमारे जो क्लाइमेट है या इंडिया का या फिर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसको कौन कंट्रोल करता है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रोल करते हैं। कुछ फैक्टर थे जिनमें सबसे पहले हमने बात की थी लेटीट्यूड्स की, कि कैसे लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है। फिर हमने बात की एल्टीट्यूड की, कि एल्टीट्यूड के साथ यानी हाइट के साथ किस तरह से टेम्परेचर कम होता है, क्या फर्क होता है उससे क्लाइमेट पर। देन उसके बाद प्रेशर एंड विंड्स, हवाएं कैसे चलती हैं और कैसे वो किसी भी जगह के क्लाइमेट को जो है वो डिटरमाइन करती हैं। देन उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि भाई जो वाटर बॉडी होती है, कोई सी है या कोई लार्ज वाटर बॉडी है, तो वो क्या उस जगह की क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन करती है। देन उसके बाद डिटरमाइन करना मतलब निर्धारित करती है, कैसे उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, क्या बदलाव आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी एंड लैंड, जो पानी और जो आपकी जमीन है उसके बीच में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका वितरण कैसा है। ज्यादा अगर सी लैंड एरिया है तो फिर क्या इफेक्ट होगा, ज्यादा अगर पानी है तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो वो चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने एक और यूनिक चीज पढ़ी और वो था ओशियन करंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ओशियन के अंदर भी पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सारा पानी एक ही जगह है और ऊपर नीचे हिल रहा है, नहीं, वो पानी भी कैनाल्स की तरह बह रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और वो वार्म करंट और हॉट करंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो, अगर कोई वार्म करंट है वो ऐसी जगह पर जाता है जहां पर ऑलरेडी बहुत कोल्ड है, तो वहां पर वो जाकर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। या कोई ऐसा कोल्ड करंट है जो जहां पर वार्म है वहां पर जाता है तो वो उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। तो ये भी वहां की क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर हमने पढ़े थे, अच्छे से डिस्कस किए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या है भाई? आगे है इंडिया के सीजन। तो सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सीजन कैसे हैं। इंडिया में हम अलग अलग सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं टाइम के साथ। अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे थे रेनी सीजन को, अभी हम धीरे धीरे वो रेनी सीजन क्या होगा, वापस लौटेगा, यानी कि मॉनसून रिट्रीट करेगा, लौटता हुआ मॉनसून हम फील करेंगे। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, हम विंटर को फेस कर रहे होंगे, यानी कि सर्दियां, कड़ाके की सर्दियां पड़ेंगी, है ना। फिर क्या होगा, फिर दोबारा से गर्मी आएंगी, फिर बारिश का सीजन आएगा। तो ये सब चलता रहता है, एक रिदम में चलता है ये। ठीक है, एक के बाद एक कौन सा सीजन हमें पता होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा सीजन है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले कोल्ड सीजन हम बात करेंगे, कब से भाई? दिसंबर और फरवरी के बीच में, क्योंकि कोल्ड सीजन जो हमारा शुरू होता है ना, नवंबर दिसंबर में बारिश शुरू, सॉरी, जो हमारी सर्दियां हैं वो शुरू हो जाती है। तो दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी और फरवरी, ये हमारे जो है वो विंटर सीजन होता है। इसमें सर्दियां होती हैं और टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। टेम्परेचर कितना हो जाता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ड्यूरेशन आपको पता चल गया। देन करेक्टरिस्टिक्स, कोल्ड टेम्परेचर एंड शॉर्ट डेज, दिन छोटे होते हैं, टेम्परेचर कम होता है। आप देखोगे अभी छोटे दिन होने लगे। ठीक है, जल्दी सनसेट हो जाता है, लेट से जो है वो सनराइज होता है, तो वो ड्यूरेशन ऑफ डे कम हो गया, समय की जो दिन की अवधि थी ना वो कम हो गई। उसके बाद क्लियर स्काई, आसमान साफ रहेगा। लो ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ड्राई एयर हो जाएगी, हमारी स्किन से मॉइस्चर चुरा लेती है, हमें वो वैसलीन लगानी पड़ती है या फिर और मॉइस्चराइजर, कोई अभी को टर्मरिक लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो वो सब चीजें हमें यूज करनी पड़ती है। देन उसके बाद फेबल विंड्स, हवाएं थोड़ी सी कभी कभी बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बाकी नॉर्मल हवाएं चलती हैं, बहुत ज्यादा ऐसी तेज हवाएं नहीं चलती है इस सीजन में। देन उसके बाद ये जो है नॉर्थ में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी ध्यान रखना है। साउथ में टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं होता, धीरे धीरे जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं साउथ से, वैसे वैसे टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि नॉर्थ में ज्यादा सर्दियां होती हैं साउथ के कंपैरिजन में, साउथ में कम सर्दियां होती हैं, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा ही रहता है। विद दिसंबर एंड जनवरी बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ,
जहां पर दिसंबर और जनवरी जो है ना वो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, यानी कि अगर इनमें भी देखा जाए कि दिसंबर एंड जनवरी के अंदर जो मंथ होता है वो कैसा होता है, तो वो ज्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। ठीक है। स्नोफॉल अकर इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। स्नोफॉल अकर होती है, यानी कि स्नोफॉल गिरती है कहां पर, माउंटेन रीजन पर। जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, हिमालयन माउंटेन हमने पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में, तो हिमालयन माउंटेन, हिमाद्री तो हमेशा ही ढकी रहती है बर्फ से, आपको पता है। तो उससे नीचे जो हिमाचल हिमालय है या शिवालिक का कुछ पार्ट है वो भी स्नो कवर्ड हो जाता है सर्दियों में खास करके। तो क्या होती है भाई, स्नोफॉल होती है। तो ये इस सीजन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आ जाता है, क्या आता है भाई, फरवरी के बाद हॉट वेदर सीजन, यानी समर शुरू हो जाती है मार्च से मई। अब मई तक क्यों, कुछ लोग कहेंगे सर जून जुलाई तो असली होता है समर, बट जून जुलाई में मॉनसून भी एंटर कर जाता है, तो हम उसको मॉनसून में कंसिडर करेंगे, क्योंकि साउथ के जो पार्ट होते हैं ना, साउथ का जो रीजन है हमारा खास करके जो केरला का कोस्ट है, उसमें 1 जुलाई को मॉनसून एंटर कर जाता है, अगर वो सही टाइम पर है तो। कई बार वो भी लेट हो जाता है ना, घर से थोड़ा चाय बनने में लेट हो गया या कुछ और दिक्कत हो गई तो कई बार लेट हो जाता है वो, कई बार वो अर्ली भी आ जाता है ना। तो मॉनसून भी कभी जल्दी, कभी लेट, या कभी टाइम पे आता है। उसका सही टाइम 1 जून है। 1 जून पर अगर वो अपने बिल्कुल सही टाइम पर है तो 1 जून को केरला के जो कोस्ट है वहां पर बारिश हो जाती है मॉनसून की। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जो हमारा समर सीजन है वो मार्च टू मई है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, हाई टेम्परेचर एंड लॉन्गर डेज। टेम्परेचर हाई होता है, 45-50 डिग्री तक टच कर जाता है मरकरी, और लॉन्गर डेज, लंबे लंबे दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं। ठीक है। की फीचर्स क्या होती है भाई, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो लोकल हॉट विंड्स हैं जिनको हम लू बोलते हैं, लू, आपने बहुत बार नाम सुना होगा। जो गर्मी है उसमें हवाएं चलती है, तेज हवाएं, दोपहर में खास करके, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 9-10 बजे, और शाम को 3-4 बजे तक बहुत गर्म हवाएं चलती है, जिनको हम लू कहते हैं। अब उससे बीमार भी हो जाते हैं कई बार लोग लू लगने से, तो वो लू चलती है। वो एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है भाई, विंड्स है यहाँ इस टाइम पर चलने वाली। उसके बाद जो सीजन है हमारा थर्ड, वो है एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन, बारिश होती है ना। हम गर्मी से परेशान होते हैं, बारिश की दुआएं करते हैं, और फिर बारिश इतनी होती है कि हम उससे भी परेशान हो जाते हैं बाद में। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो रेनी सीजन आता है। इसका पीरियड क्या है भाई, जून टू सितंबर, जून से सितंबर का इसका पीरियड होता है, यानी कि जून से स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा कि जो केरला का कोस्ट है ना, वहां पर 1 जून को बारिश शुरू हो जाती है, सितंबर तक चलती है। ये जो सितंबर मंथ चल रहा है उसी तक ही चलती है। धीरे धीरे सितंबर के बाद अब मानसून वापस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट जो है ना वो बिल्कुल अपोजिट सेट होने लग जाती है। अपोजिट क्यों, प्रेशर बेल्ट का रोल आपको पता होगा, हाई प्रेशर जहां होगा वहां से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो पहले तिब्बतन प्लेटू पर लो प्रेशर था और नीचे हाई प्रेशर था साउथ में, हमारे इंडियन ओशियन के साउथ में। तो हवाएं इंडियन ओशियन से उठ करके, साउथ से उठ करके, और तिब्बतन प्लेटू की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, तो वो मॉइस्चर लेके आ रही थी इंडियन ओशियन से, और पूरे इंडिया के ऊपर वो बारिश कर रही थी, इसलिए वो रेनी सीजन था हमारा। लेकिन अब क्या होगा, अब सर्दियों में हमारे यहाँ पर सर्दी होंगी तो तिब्बतन प्लेटू पर हाई प्रेशर बन जाएगा, और नीचे सन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा साउथ में, यानी इंडियन ओशियन से नीचे, तो वहां पर आपका लो प्रेशर बन जाएगा। तो हवाएं अब लो प्रेशर से, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, नीचे की ओर चलेंगी, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या भाई, रिटेटिंग मॉनसून, पोस्ट मॉनसून सीजन बोलते हैं इसको। पीरियड क्या है भाई, अक्टूबर से नवंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए ट्रांजेक्शन पीरियड विद ए माइल्ड क्लाइमेट। एक ट्रांजेक्शन पीरियड होता है, माइल्ड क्लाइमेट, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। की फीचर्स क्या है, द मॉनसून विड्रोवल फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन नियरली सितंबर एंड कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्थ हाफ ऑफ द पेनिसुलर बाय मिड अक्टूबर। मिड अक्टूबर तक ये लगभग नॉर्थ और जो आपका पेनिसुलर रीजन है उससे कंप्लीटली विड्रोवल हो चुका होता है। ठीक है, अब ये लौटता हुआ मानसून है ना, एक जगह बारिश करता है, बाकी कहीं कहीं पर ये बारिश नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से ड्राई एयर नीचे की तरफ आती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, तो बारिश नहीं करती है वो। लेकिन कुछ जगह है, कुछ जगह कौन सी, वो एक मैं बता देता हूं आपको। अभी देखो मैप में हम रिटेटिंग मानसून पे जाएंगे ना, यहाँ पर देखो, ये जो मानसून आप देख रहे हो ये क्या है भाई, रिटेटिंग मानसून है, यानी लौटता हुआ मानसून है। तो यहाँ पर ये हवाएं ऐसे आ रही है, देखो। तो यहाँ पर ये जो विंड आ रही है ना, ये किससे आ रही है, बे ऑफ बंगाल से होती हुई आ रही है।
तो बे ऑफ बंगाल पर इनको मॉइस्चर मिल जाता है। जब वो मॉइस्चर मिल जाता है इनको, तो फिर ये यहाँ पर जो तमिलनाडु का कोस्ट है ना, जो चेन्नई वगैरह का रीजन है तमिलनाडु का, ये जो कौन सा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर ये विंटर में बारिश करती हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि रोटेटिंग मानसून या लौटती हुई मानसून कहां पर बारिश करती हैं, तो वो करती हैं भाई यहाँ पर तमिलनाडु की कोस्ट पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये था आपका रोटेटिंग मानसून। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आए होंगे। 4 सीजन हमने इसमें पढ़े हैं कि भाई पहले होता है विंटर, फिर आपका है समर, फिर है आपका रेनी सीजन, और फिर है आपका पोस्ट मानसून सीजन। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। देन उसके बाद फिर हम चलते हैं भाई, आप मैप भी एक बार देख लो। ये मैप क्या है भाई कि मानसून कहां पर कैसे पहुंचता है। तो इसमें देखो, ये 1 जून आपको यहाँ लिखा हुआ है। 1 जून, ये जो इलाका है ना, यहाँ से मानसून की विंड 1 जून को क्रॉस कर चुकी होती है, यानी कि अगर वो सही टाइम पर है तो। मैं फिर बता रहा हूं कि मानसून कई बार अर्ली भी आ जाता है, कई बार लेट भी हो जाता है, बट उसका एग्जैक्ट टाइम है 1 जून। अगर वो बिल्कुल 1 जून को यहाँ पर अगर बारिश होगी ना इस कोस्ट पर, तो इट मीन्स वो अपने सही टाइम पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहां तक आने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 5 जून हो जाती है ये। फिर मुंबई तक पहुंचने में, मुंबई और ये रीजन कवर करने में लगभग 10 जून तक का टाइम हो जाता है, 10 जून का टाइम हो जाता है। फिर इससे ऊपर 15 जून, ये वाला ये एरिया, इसको क्रॉस करने में 15 जून हो जाते हैं। फिर 1 जुलाई यहां तक कवर कर जाता है, और 15 जुलाई, यानी कि 15 जुलाई तक ये लगभग पूरे इंडिया को कवर कर जाता है। और 2 ब्रांचेज होती है इनकी। कई बार पूछा जाता है मानसून की ब्रांच, तो बिल्कुल, एक तो देखो यहां से जो मानसून आ रहा है, ये आपका साउथ वेस्ट का जो पार्ट है, यहां से आपकी मानसून आ रही है। तो एक तो ये ब्रांच होगी, ये कौन सी ब्रांच है, ये कहां से, अरेबियन सी से, तो अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं इसको। एक मानसून यहां से एंटर करता है इधर, तो इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो ये 2 ब्रांच है, और ये दोनों ब्रांच ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे आएगी, और ये यहाँ पर जो है आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पर ये आकर के मिल जाती है और बहुत ज्यादा बारिश करती है कुछ रीजन में। तो फ्लड इसीलिए आता है, आपका हिमालयन रीजन पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मेघालय, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, मेघालय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी बारिश होती है, क्योंकि ये जो पहाड़ियां यहाँ पर इस तरह की हैं जो कीप के आकार में है, वहां पर जब हवाएं, वेट हवाएं जाती हैं ऊपर से, वो उसमें फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें अपना सारा मॉइस्चर वहीं पर क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो बारिश मतलब वो पूरा वेट रीजन होता है पूरी तरह से। तो ये आपकी 2 ब्रांचेज हैं जो आपको समझ में आई होंगी। एक तरफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, एक तरफ है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, तो ये मिल करके पूरे इंडिया को बारिश देती हैं, यानी कि बारिश करती है इंडिया के अंदर। हाँ, बारिश एक जैसी नहीं होती है, ये जरूर है कि पूरे इंडिया में एक जैसी बारिश नहीं होती, कहीं पर बहुत ज्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। उसके अलग अलग रीजन है, वहां का रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेन्स वगैरह कैसे हैं। जैसे यहाँ पर अरावली का रीजन लगता है, तो ये विंड्स अरावली को इधर क्रॉस करके नहीं जाती। हालांकि अरावली अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, इरोडेड माउंटेन्स हो चुका है, तो उसका इतना ज्यादा अब प्रभाव नहीं रहा। इसीलिए कुछ सालों से आप देख रहे हो, 4-5 सालों से अगर आप पैटर्न चेक करोगे बारिश का, तो राजस्थान में भी सही बारिश हो रही है। अब राजस्थान में बहुत जगह बाढ़ भी आ रही है, आप देखोगे पिछले 2 साल से, तो आप न्यूज में अगर देख रहे हो तो आप देखोगे राजस्थान में भी बाढ़ आ रही है कुछ कुछ जगह पर। ठीक है, तो यानी कि बारिश अब वहां पर अच्छी खासी हो रही है। तो ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेटिकल चेंज भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजों के कारण हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चले। हम आगे हम आज पढ़ेंगे कौन सा, पहले हम पढ़ते हैं सीजन, है ना, इंडिया के जो सीजन है, द सीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सीजन कौन से हैं भाई, वो एक बार देख लेते हैं हम। देखो, सीजन हमने डिस्कस कर लिया ना, हाँ सीजन हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी। अभी हम आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलेंगे, सीजन के बाद हमने मैप भी कर लिया, और मैप के बाद हम आगे कहाँ, अब आगे कुछ इंपोर्टेंट कुछ वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं जो हमने सीजन पढ़े ना, उन्हीं के अंदर ही। अब लू पहला हमने डिस्कस कर लिया था, क्या होता है भाई लू, लू क्या होता है। तो देखो, लू जो हमारे नॉर्थ के अंदर, नॉर्दर्न रीजन में खास करके हॉट और ड्राई विंड्स चलती हैं नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर भी। ये रीजनल विंड्स होती हैं भाई, रीजनल का मतलब जो स्थानिक हवाएं होती हैं, है ना, वो बोलते हैं इनको, रीजनल विंड्स बोलते हैं। तो ये रीजनल विंड्स हैं, स्थानीय हवाएं हैं, पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट और पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट को ये इफेक्ट करती हैं। अब इनकी टाइमिंग क्या है भाई, इनकी टाइमिंग है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड जून, मई से जून तक के टाइम में ये चलती है।
फिर जैसे ही जून में धीरे धीरे मानसून ऊपर की तरफ आता है, तो फिर ये जो ड्राई हॉट एंड ड्राई विंड्स थी ना, ये अब धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, वेट होने लगती है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, इनमें टेम्परेचर कितना होता है भाई, टेम्परेचर की रेंज होती है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक। 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ज्यादा हॉट होती है ये, बीमार कर देती है लोगों को, बाहर निकलने वालों को। यानी इस सीजन में जब कोई दोपहर में बाहर निकलता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसको लू लग जाए, तो इसलिए थोड़ा प्रोटेक्ट होकर के बाहर निकलना पड़ता है। देन उसके बाद इफेक्ट क्या होता है भाई इसका, ड्राइंग द वेजिटेशन, जो वेजिटेशन कर रहा है धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, पत्तों से बहुत सारा मॉइस्चर चुरा लेती है ये पेड़ पौधों से। ठीक है, उसके अलावा हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, हीट स्ट्रोक्स हो जाते हैं, पीपल्स जो है वो उनको हीट स्ट्रोक, यानी कि जो मैं कह रहा था कि अभी लू लगना जिसको हम कहते हैं, है ना, बीमार हो जाते हैं लोग, तो बुखार हो जाता है, कई बार वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है किसी किसी को, तो वो सारी चीजें इसकी वजह से होती है। ठीक है, अब आती है, दो टर्म और यूज होते हैं, एक तो पूछा जाता है बार बार काल बैसाखी क्या होता है, और एक मैंगो सावर पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई काल बैसाखी। देखो काल बैसाखी क्या है, काल बैसाखी एक लोकलाइज्ड प्री मानसून थंडर स्टॉर्म है, यानी कि प्री मानसून का मतलब होता है मानसून आने से पहले एक थंडर स्टॉर्म यानी तूफान आता है जो हैवी रेनफॉल वगैरह करता है। कहां पर करता है, अगर इन नॉर्थ ईस्ट में इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, मंथ ऑफ अप्रैल के महीने में इस तरह से चमक करके बादलों के साथ बहुत तेज बारिश होती है, जिसको हम काल बैसाखी कहते हैं। बंगाल के रीजन में उधर आप देखोगे तो ये सब चीजें होती है, तो इसमें आल्सो नोन एज द बंगाली मंथ ऑफ बैसाखी, तो इसको मतलब बंगाली मंथ बैसाखी भी बोलते हैं, इसको फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है वहां पर काल बैसाखी को। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है वो क्या है भाई, अच्छा इसको यहाँ पर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं क्या, इसमें जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं होती है, वो तूफान की तरह होती है। ठीक है, बहुत सारी रेन होती है, लाइटनिंग होती है, यानी कि बारिश होगी उसके साथ बिजली कड़केंगी, है ना, हेल स्टॉर्म्स यानी कि ओले गिरेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें, ब्लैक स्टॉर्म्स, डार्क क्लाउड, और जो नेचर है वो बिल्कुल स्टॉर्मी हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा तूफान टाइप का हो जाता है वहां पर। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, काल बैसाखी की। उसके बाद फिर एक और आपको चीज मिलेगी, वो है मैंगो सावर। मैंगो सावर क्या होता है, ये भी प्री मानसून के टाइम पर ही होता है, प्री मानसून यानी मानसून से पहले, मानसून से पहले कुछ रेन होती है, कहां पर होती है भाई, जो होती है खास करके केरला के कोस्ट पर, अप्रैल और मई के अंदर केरला और कर्नाटका की कोस्ट पर होती है। देखो केरला एंड कर्नाटका इंडिया में फ्रॉम अप्रैल टू मई ये प्री मानसून बारिश होती है, और इसके कारण पता है क्या होता है, इसके कारण जो मैंगो टी कॉफी की जो वहां पर जो फसल हो रही होती है ना, वो धीरे धीरे रिपिंग यानी पकने लगती है, तो इसलिए इसको मैंगो सावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मैंगो सावर बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंगो सावर क्या होता है, काल बैसाखी क्या होता है, लू क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं, ये हमारे सीजन में इन्हीं में आते हैं, इन्हीं के अंदर इंक्लूड है। तो देखो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर काल बैसाखी है, यहाँ पर आप देखोगे लू के बारे में बताया गया है ना, फिर यहाँ पर मैंगो सावर जो है वो डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की, रेटेडिंग मानसून हमने डिस्कस कर ली है। अब हम आगे चलेंगे, ये आपका रेटेडिंग मानसून का मैप है जो आपको दिखा रहा है कि मानसून कैसे धीरे धीरे विड्रॉ करती है। अब हमने कहा था कि जो अभी आपका सितंबर है, धीरे धीरे सितंबर में ये विड्रॉ होनी शुरू हो जाती है, यहां तक आते आते जैसे आ रही थी ना वैसे ही धीरे धीरे विड्रॉ होती है। आपने देखा जून से स्टार्ट हुई थी और 15 जुलाई तक आपके पूरे इंडिया को इसने कवर किया था, तो ये निकलती भी ऐसे ही है, यहां से स्टार्ट किया 15 सितंबर से इसने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कहां तक पहुंची, यहां तक आते आते 10 अक्टूबर हो गया, 15 अक्टूबर हो गया, फिर 1 नवंबर, 15 नवंबर और दिसंबर तक ये पूरा इंडिया को विड्रॉल कर चुकी होती है, यानी खाली कर चुकी होती है। तो ये इसका क्या है, रोटेटिंग मानसून है। और मैंने एक चीज बताया, रोटेटिंग मानसून जब बे ऑफ बंगाल से आती है तो मॉइस्चर ले लेती है वहां से, और फिर वो बारिश कर देती है चेन्नई की कोस्ट पे, तो ये जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कुछ जो हमारे, हाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो क्या है भाई, वो है आपका मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बाउंड और
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है बहुत बार, मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बाउंड एक्सप्लेन, है ना, कि भाई क्या है यूनिफाइंग बाउंड। तो यूनिफाइंग बाउंड का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरे इंडिया को ये एक उसमें अकोमोडेट करता है, एक सूत्र में बांध देता है। कैसे? तो देखो, सीधा सीधी बात है कि जो हमारी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर है ना, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इंडिया की, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करेगा? इरिगेशन। इरिगेशन कहाँ से होगा? पानी। पानी कहाँ से आएगा? बारिश से, चाहे वो नदियों में आओ, नदियों में भी बारिश से ही आता है, या फिर आपकी और जो आपके सरफेस वाटर रिसोर्स हैं, है ना, जैसे आपके पॉन्ड है, लेक है, या आपके जो झोड़ वगैरह है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको बोला जाता है। तो वो सारी चीजें में पानी कहाँ से आएगा? वो बारिश से ही आएगा, नदियों में भी बारिश से ही आएगा, तो हमारी नहरों में भी वहीं से पानी आता है। फिर तो सारी कुल मिलाकर की जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पानी का, वो है मॉनसून। तो मॉनसून एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमारे यहाँ पर आप देखोगे जो फसल अच्छी तैयार होगी तो हार्वेस्टिंग भी अच्छी होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी। देन फिर कल्चरल एंड सोशल कनेक्शन, हमारे जो फेस्टिवल हैं कई बार वो भी जुड़ेगा। अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं क्या, काल बैसाखी और वो मैंगो सावर वगैरह, तो देखो कितनी अच्छी चीजें हैं। चलो तूफान आ रहा है लेकिन वो बारिश लेके आ रहा है, वो बहुत सारी, वो उसको भी एक पर्व के रूप में लोग मना रहे हैं। देखो मैंगो सावर तो है ही कि वो रिपिंग हो रही है, यानी कि पक रहे हैं फल, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर भी हमारे यहाँ पर जो है ना, जो बहुत सारे ऐसे मॉनसून अराइवल के टाइम पर और डिपार्चर के टाइम पर हम अपने कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, खास करके क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली हमारी जो एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, और लोग बहुत सारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्लोरा एंड फना, हमारी जो अलग अलग तरह की फ्लोरा यानी कि जो वेजिटेशन कवर है, हमारे जो एनिमल्स, बर्ड्स, खास करके जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, वो भी इसी से क्या होती है, क्योंकि पानी पहुंचेगा तो गर्मी से भी राहत मिलेगी उनको, तो उनके सारे जो रिजर्वायर्स हैं यानी वाटर रिसोर्स हैं वो फुल हो जाते हैं और फिर वो आराम से एंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वो धीरे धीरे उनका पानी कम हो जाता है, तो वहां पर पानी की शॉर्टेज भी हो जाती है। तो ये भी हमारा एक है। तो इकोनॉमी में भी, कल्चरल में भी, और इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट यूनिटी है वो भी लेकर के आता है। वो कैसे लेकर के आता है भाई? सीजनल रिदम होती है, यानी कि हमें पता है कि एक सीजन, कौन सा सीजन आ रहा है? मानसून। मानसून के बाद क्या आएगा, है ना, मानसून विंड्स क्या करेंगी? बारिश करेंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? मानसून वापस लौटेगा, फिर क्या आएगी? सर्दी आएंगी। फिर धीरे धीरे आपका ऑटम सीजन, फिर आपका समर सीजन शुरू होगा। तो ऐसे हमारा होता है। वाटर रिसोर्सेज अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि ये हमारे वाटर रिसोर्सेज को भी फुलफिल करता है। एक मात्र सोर्स है हमारे पास, बहुत बड़ा सोर्स है हमारे वाटर रिसोर्स का, यानी कि हमारे जो जल संसाधन है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यानी कि ये जो हमारा जो मॉनसून है, ये कहीं ना कहीं इंडिया को यूनाइट करता है, एक यूनिटी में लेकर के आता है, ठीक है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो देखो वेरी करती है रेनफॉल इंडिया में, 400 सेंटीमीटर भी रेनफॉल होती है, और कहीं कहीं आपकी जो रेनफॉल है वो 50 to 60 सेंटीमीटर भी होती है। तो कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम, ये हम इस मैप से समझ जाएंगे। मैप में आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो, ये जो बिल्कुल ही ब्लू कलर है ये है अबोव 400, फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर फेड होता है और बारिश कम होने लग जाती है। तो अब यहाँ पर ब्लू देखो, ये वाला रीजन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, और आपके आइलैंड वगैरह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले, ये सारे के सारे आपके मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिसीव करते हैं। सबसे ज्यादा रेनफॉल मैंने आपको बता दी कहां होती है, मेघालय। नाम ही है मेघ, मेघ मतलब बादल, है ना, नाम से ही पता चल रहा है मेघालय, तो कहा क्या होंगे उसमें? बादल ही होंगे, मेघ, है ना। तो वो क्या करेंगे? बारिश करेंगे, तो सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होती है। चेरापूंजी से 80 किलोमीटर दूर मानसीराम एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। वो वेट रीजन है पूरा ही। अब बारिश नहीं हो रही है ना, तो हवाओं में इतना मॉइस्चर होता है कि आप बाहर निकलोगे तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। चलो उसके बाद फिर आपका ये जो रीजन दिख रहा है ना, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप असम का रीजन देख रहे हो, और ये नॉर्थ वेस्ट का, ये आप अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला रीजन देख रहे हो। इसी के साथ साथ ये वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं उनको आप देख रहे हो, ये जो रीजन है,
और कुछ कुछ जगह पर आप हिमालय के जो शिवालिक का रीजन है वहां पर आप देख रहे हो ये आपके लगभग 200 से 400 के बीच में रेनफॉल रिसीव करते हैं ये रीजन। उससे कम फिर 100 to 200 रेनफॉल रिसीव करता है। ये कौन सा रीजन है? ये पूरा आपका नॉर्दर्न शिवालिक वाला और ये वाला हिस्सा है पूरा, ठीक है, जिसमें क्या आता है, बिहार का रीजन आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, आपका उड़ीसा, और ये वाला रीजन भी आपका, ये सारा का और फिर यहाँ पर ये वाला रीजन, ये कौन से कोस्ट है? ईस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट का कुछ रीजन भी 100 to 200 रेनफॉल रिसीव कर रहा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है, ये हालांकि थोड़ा सा जोन आ जाता है, यहाँ पर बारिश एज कंपेयर टू जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के वेस्टर्न स्लोप्स हैं उनसे कम बारिश होती है, तो यहाँ पर भी 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। फिर उससे कम रीजन है, उससे कम वाला ये रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन है ना, सबसे कम, सबसे जो ज्यादा रेनफॉल है ना वो इसी के बीच में लाई करती है भाई। आप देखोगे ये वाला पूरा रीजन है, तो लगभग लेकर के 100 से 200 के बीच का जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा हमारा एरिया कवर करता है, ठीक है। उसके बाद फिर 100 to 60 to 100 सेंटीमीटर का रीजन आता है, फिर आता है 40 to 60, या ये वाला रीजन जहां पर और भी कम बारिश होती है, ये रेन शैडो जोन भी बोले जाते हैं, जहां पर बारिश कम हो रही है। अब रेन शैडो जोन है यहाँ पर, ठीक है। रेन शैडो का मतलब है कि ये यहां से जब हवाएं ऊपर की तरफ आती है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना भाई, देखो वेस्टर्न कोस्ट में माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए हवाएं ऊपर उठती है, तो वो यहीं पर बारिश कर देती है, आगे वो ड्राई हो जाती है, और आगे फिर स्लोप है, हवा नीचे उतरेगी, वापस नीचे उतरेगी तो वो टेम्परेचर उसमें ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो बारिश नहीं करेगी बल्कि वापस से मॉइस्चर को कंज्यूम करने लग जाएगी, क्योंकि हवा में जितना टेम्परेचर होगा वो मॉइस्चर को कंज्यूम करेगी, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो मॉइस्चर धीरे धीरे उसमें कंडेंस होने लगेगा और बारिश होने लगेगी। तो ये टेम्परेचर का ही खेल हवा के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ रेन शैडो जोन आ गए जहां पर बारिश कम होती है। फिर ये और इससे भी कम बारिश हो रही है, देखो यहाँ ड्राई रीजन आ जाता है, ये सेमी एरिड और एरिड राजस्थान का, और फिर यहाँ पर आपका ये पूरा रीजन, तो यानी लद्दाख वाला रीजन है ड्राई पूरा, एक आपका जो हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसको हम कहते हैं राजस्थान के अंदर, और एक फिर आपका है कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख के अंदर है, वहां पर भी बारिश बहुत कम होती है। डेजर्ट है तो बारिश कम होगी, रेनफॉल कम होती है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर पूछा जाए ना तो वो लद्दाख का ही रीजन है जहां पर सबसे कम बारिश होती है। सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है। अब राजस्थान तो जैसे मैंने पहले बताया भी, अब धीरे धीरे उसमें बारिश बढ़ रही है, कुछ ज्यादा ही हो रही है टाइम के साथ, फ्लड भी आई है, एक दो बार बाढ़ आई है वहां पर, तो धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है। बट फिर भी अगर पूछा जाए कि सबसे इंडिया में सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो वो लद्दाख का रीजन है, सबसे ज्यादा मेघालय का रीजन है, ठीक है। तो आई होप यही चैप्टर आपको बहुत सारा समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं आता, ये कुछ न्यूज वगैरह आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, ये भी हमारे वेदर को ही दिखाती है कि किस तरह से सीजन चेंज हो रहे हैं और उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। कहीं पर जो है वो मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पानी से भर जाता है वहां का एरिया, ठीक है। कहीं पर भाई कश्मीर में फ्रीजिंग हो गई, यानी कि बर्फ ही बर्फ हो गई, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है, सब इलाके रोड ब्लॉक हो जाते हैं, है ना। तो कहीं पर फोगी रीजन हो जाता है, कहीं पर आप देख रहे हो कि जो विंटर है वो डिक्लेयर हो जाते हैं ऑफिस के अंदर, कहीं पर समर हिट वगैरह हो जाती है तो समर वेकेशंस जो है वो डिक्लेयर हो जाते हैं। तो वेरिएशन है हमारे यहाँ पर सीजन में बहुत सारी, इवन एक दिन में भी आपके यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। मैं अगर एक दिन में अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी एक स्पेसिफिक हम डे ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया कोई फॉर एग्जांपल 20 जून, जून में तो गर्मियां होती है हमारे यहाँ, ठीक है, मॉनसून आ रहा होता है, ठीक है। तो देखो 20 जून को अगर हम बात करें साउथ में बिल्कुल आप चले जाओ, कन्याकुमारी के आसपास का रीजन है, वहां पर क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग होंगी, टेम्परेचर अलग होगा, वहां पर रेनफॉल भी होने लग जाती है उस सीजन में, तो वहां पर आपका 20-22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ आते हो टेम्परेचर इस टाइम पर 40 प्लस चला जाता है, 45 या 50 डिग्री तक चला जाता है। राजस्थान में आप देखोगे तो 50 के आसपास होता है पूरा, ठीक है। और उसी टाइम पर आप चले जाओ कश्मीर का जो इलाका है, लद्दाख का इलाका है, वहां पर तो वहां पर आपको टेम्परेचर कहीं कहीं माइनस में भी मिलता है ना। आप जब हिमाचल में जाओगे, कुल्लू मनाली की तरफ जाओगे और ऊपर जाओगे, कश्मीर में चले जाओगे, वहां पर आपको बर्फ मिलेगी। तो
सेम डे पर ही, एक ही दिन में आप देखो कितनी वेरिएशन है, अलग अलग जगह पर टेम्परेचर अलग अलग देखा जाता है। तो ये वेरिएशन है हमारे यहाँ पर, और इसका रीजन क्या है, वही फैक्टर है जो हमने पहले पढ़े थे, जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। कहीं पर क्या है भाई, एल्टीट्यूड है, कहीं पर लैटिट्यूड का रीजन है, कहीं पर वाटर और जो सी उसका डिस्टेंस का फर्क है, कहीं पर हवाएं चल रही हैं ठंडी गर्म, तो वो सारी चीजें कुल मिलाकर के वहां के वेदर या फिर क्लाइमेट को डिटरमाइन कर रही है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें अब भी समझ में नहीं आती हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।